नमस्कार बच्चों, ये बी ए फाइनल के चौथा पाठ नागार्जुन की कविता है सिंदूर तिलंकित भाग। इसका दूसरा पद्यांश है। इसमें कवि कहता, मैं न साधारण सचेतन जंतु, यहाँ हा ना किंतु परंतु। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मेरा हृदय पत्थर दिल नहीं है, मेरे हृदय में भी आशा बसी हुई है, स्मृति याद है। सचेतन माने चेतना से युक्त प्राणी, जंतु माने प्राणी। मैं न साधारण, यहाँ कवि कह रहा है कि वह साधारण सचेतन प्राणी है, साधारण सचेतन प्राणी है। उसके हृदय में भी, कवि के हृदय में भी तर्क वितर्क, हाँ या ना, किंतु परंतु, क्यों कैसे आदि प्रश्न उठते रहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसके हृदय में तर्क वितर्क कैसे कैसे जैसे प्रश्न नहीं उठते हों, उसके हृदय में भी प्रश्न उठते हैं। यहाँ है सुख दुख का अवबोध, अवबोध माने ज्ञात होना, उसको ज्ञान होता है। सुख दुख का भी कवि को बोध होता है। अत्यंत भावुक प्राणी है कवि, इसीलिए उसके मन में सुख दुख का निरंतर बोध होता है, उसे ज्ञान होता रहता है। यहाँ प्रत्यक्ष को अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी के स्थान, तभी तो तुम याद आती हो प्राण। प्राण माने पत्नी, प्राण प्रिय। तो यहाँ आगे कवि कहता है कि उस प्रवास के दौरान, विदेशी यात्रा के दौरान, देश अपने घर से दूर होने के कारण उसे प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष और अनुमान से स्मृति विस्मृति, स्मृति और विस्मृति के सभी का सबका निरंतर ज्ञात होता रहता है। उसको अपने परिजन की याद आती है, तभी तो तुम याद आती हो प्राण प्रिय पत्नी। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, मैं पत्थर हृदय नहीं बन गया हूँ, मुझे प्राण प्रिय तुम्हारी याद आती है। आगे कहता है, याद आते हैं सौजन, सौजन माने उसके परिवार के सगे संबंधी। आगे कवि कहता है, मुझे विदेश में जा करके किसी को याद न आती हो, ऐसा मैं पत्थर हृदय नहीं हूँ। मुझे अपने सभी परिवार के स्वजनों के सभी सदस्यों की याद आती है, जिनकी स्नेह से भीगे अमृतमय आंखें। उसके जब कवि गया था तो उसके परिवार के लोगों की आंखें आंसू रूपी अमृत से भीग गई थी। तो जिनकी स्नेह में आंखों से भीगी हुई आंखों की स्मृति, स्मृति विहंगम, स्मृति माने याद, विहंगम माने पंछी, याद रूपी पंछी की कभी थकने न देगी पांख। पांख माने उसकी पंखें होती हैं, पांख पक्षी की पंखें। तो यहाँ कवि कहता है, अपने सगे संबंधियों के आंसुओं से भीगी हुई आंखें, अमृत रूपी आंसुओं से भीगी हुई आंखें, जो मेरे हृदय में स्मृति, स्मृति रूपी पक्षी है, जो स्मृति रूपी पक्षी के पांखों को कभी नहीं थकने देगी। यानी कि हमेशा अपने परिवार के लोगों की याद आती रहेगी, यानी कि उनके हृदय में हमेशा ही उसका प्रेम बसा रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि याद आता है मुझे अपना वह तरौनी गांव, ग्राम माने गांव। कवि तरौनी गांव का था तो उसे अपने गांव की याद आती है। याद आती है लीचियां वे आम, याद आते हैं मुझे मिथिला, यानी कि मिथिला, उस इलाके को मिथिला प्रदेश कहा जाता था, आज भी कहा जाता है मिथिला के नाम से। रुचिर माने अच्छा लगने वाला। याद आते हैं धान, याद आते हैं कमल और कुमुदनी। जो नागार्जुन है वे हैं विदेश में रहने के कारण, तो उसे अपने गांव की याद आती है, और वहाँ का जो गांव में लगी हुई लीचियां और आम के पेड़ जो उसके अच्छे लगते थे, खाता था, तो उसकी भी याद आती है। याद आते हैं मुझे जो मिथिला प्रदेश था, जो बिहार का मिथिला है, उसको अच्छा लगने वाला भूभाग या क्षेत्र की भी उसे याद आती है। याद आते हैं जो खेत खलियान में धान की फसलें थी,
उसकी भी ये याद आती है। और याद आते हैं जो तालाब में कमल के फूल खिले हुए थे। और कमलिनी क्या होते हैं? कुमुदिनी, कुमुदिनी को कहते हैं कमलिनी, कमलिनी। और तालम, तालम खान, तालम खान को कहते हैं। एक प्रकार की झाड़ी होती है, आदर और सूखे सरोवर में उत्पन्न होने वाली छोटी ही झाड़ियां, जो तालाब में कमल के फूल खिले हुए हैं और कमलिनी खिले हुए हैं। कुमुदिनी माने कमलिनी, और छोटे झाड़ियां वे उसको याद आती है। आगे कवि कहता है, याद आते हैं सस्य श्यामल जनपदों के, रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम। याद आते हैं वेणुवन के, नीलिमा के निलय अति अभिराम। तो यहाँ कवि कहता है कि रुचिर माने अच्छा लगना, सस्य श्यामल, और सस्य श्यामल माने हरे भरे, जनपद माने अक्षेत्र। तो उसने अपने मिथिला प्रदेश के अक्षेत्र के जो हरे भरे खेत खलियान थे उसकी याद आती है। और उन खेत खलियानों का रूप और गुण के अनुसार जो अलग अलग नाम रखे गए थे, रखे होना, तो उनके नाम भी याद आते हैं, अलग अलग नाम रखे हुए थे। और जैसे हमारा मोखरा गांव है, किसी को रोज, कहीं खास, तो अलग अलग जैसे वहां भी उनके जो इलाका है उनका नाम रखे हुए हैं, तो कवि को उसको याद आती है। याद आते हैं वेणुवन वे, नीलिमा के नल्ले और अति अभिराम। तो यहाँ वेणुवन क्या आता है? बाग बगीचा, यानी कि राजगृह के पास ऐसा बाग बगीचा, उपवन, जहाँ बिंदुसार ने गौतम बुद्ध को ठहराया था। और नीले माने घर, यानी सुंदर बाग बगीचा जिसमें फूल कमल खिले हुए थे। अति अभिराम माने बहुत ही सुंदर और आकर्षक वे भवन और बाग बगीचे उसे याद आते हैं। धन्य वे जिनकी कोमल, मृदुलतम माने कोमलतम, अत्यंत कोमल, यानी कवि कहता है कि अंक माने गोद, जिनके कोमलतम अंग जिसमें हुए थे मेरे लिए प्रियंक, प्रियंक माने पलंग, यानी कि जो कवि था, जो ऐसा इलाका था जहां पर कोमलतम, ऐसा कोमल था जैसे गोद की तरह है, कवि को ऐसे लगता जैसे पलंग है, उस पर विश्राम करता था, ऐसा इलाका था वहां का। सुंदर कोमलतम गोद के समान था, जो पलंग के समान कवि वहां खेलता था। धन्य वे जिनकी उपज के भाग, अन्न पानी भाजी साग। तो यहाँ क्या है? अपने मातृभूमि को कह रहा है, वह भूमि धन्य है जिनके अन्न जल, जिसमें अन्न जल उत्पन्न होता है और साग सब्जी उत्पन्न होती है, फल फूल और कंदमूल और अनेक प्रकार के विविध प्रकार के मधुमास, यानी दारू शराब, और विपुल उनका ऋण सदा करता न मैं दशास मास, दशास माने 10वां भाग, यानी कि कवि कहता है विपुल माने अत्यधिक, यानी कि जो उसका प्रदेश था वहां अत्यधिक कवि के ऊपर उसका ऋण है। उस प्रदेश जो बिहार की याद करता है, उसके गांव का कवि के ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, किंतु मैं उसका 10वां भाग भी न लौटा सकता, यानी कि सदा सकता माने उसका 10वां भाग भी उसको वापस नहीं लौटा सकता, क्योंकि मैं विदेश में आया हूँ, सिर्फ उसकी यादें हैं मेरे पास, ये कह रहा है कवि। तो इसका विशेष क्या है? भाषा सहज सरल है, चित्रात्मकता, यानी कि कंदमूल फल फूल सब्जी का नाम लेते ही वहां का चित्र छप जाता है, और पूरा मिथिला प्रदेश की भूमि का वर्णन किया है। भावात्मक शैली है और आत्मकथात्मक शैली में वर्णन किया है, और मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रकट किया है कवि ने। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि ओ यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय में पर आ रही है आवाज, धन्य वे जन वही धन्य समाज, यहाँ भी तो हूँ न मैं ऐसा है मैंने बिना सहारा के। तो यहाँ कवि कहना चाह रहा है उसे दूर रहते हुए अपनी मातृभूमि की याद आ रही है। आज कवि मातृभूमि से दूर चला गया है विदेश यात्रा पर,
तो किंतु कवि अपने हृदय में यह अनुभव कर रहा है कि वे लोग धन्य हैं, यानी कि यद्यपि वह दूर चला गया है उनसे, तो हृदय में अनुभव करता है कि एक आवाज सी आ रही है, तो वह धन्य है। धन्य माने समृद्धशाली है वे जन माने लोग, वे लोग बहुत ही समृद्धशाली हैं, धन्य है वह समाज, धन्य है वह समाज जो अपनी मातृभूमि और उसकी सेवा में रहते हैं। यानी कि यहाँ भी तो मैं ऐसाए हूँ। आगे कवि कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसाए नहीं हूँ, यानी कि यहाँ अन्य भी लोग हैं, यहाँ भी हैं व्यक्ति और समुदाय, यहाँ भी व्यक्ति और समुदाय रहते हैं, किंतु यहाँ जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे है। यानी प्रवासी माने विदेशी, प्रवासी माने विदेशी कहते हैं। यानी कि जब हमारे नागार्जुन वहाँ तिब्बत में रह रहे थे तो उसको प्रवासी कहते थे। जैसे कोई भी व्यक्ति बाहर का आके हरियाणा में, बिहार का आके हरियाणा में बस जाए तो हम उसको बिहारी कहेंगे। तो वैसे ही वो कवि नागार्जुन तो तिब्बत में गए थे यात्रा पर, तो वहाँ के लोग उसको प्रवासी ही कहेंगे, क्योंकि विदेशी ही कहेंगे। जीवन भर भी या कवि वहाँ पर रहेगा तो फिर भी उसको विदेशी ही कहा जाएगा। कवि कहता है मैं मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, यानी वहाँ के लोग यदि मैं वहाँ मर जाऊंगा तो 2 फूल मेरी चिता पर डाल देंगे। समय चलता जाएगा निर्बाध, निर्बाध माने बिना रुकना, बिना बाधा के, निर्बाध बिना बाधा के, यानी समय बिना बाधा के निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। और सुनोगी तुम तो उठोगी हुक, हुक क्या होती है? हुक माने पीड़ा, हुक माने पीड़ा। तो यहाँ कवि कह रहा अपनी पत्नी को, यानी कि समय बिना बाधा के निरंतर आगे बढ़ता जाएगा, और जब तुम मेरी मृत्यु की सूचना सुनोगी तो तुम्हारे हृदय में गहन पीड़ा, हुक माने गहन पीड़ा उठेगी। यानी पति की मृत्यु का तो पत्नी को दुख अवश्य ही होता है, तो पत्नी को दुख होता है अपने पति का। तो आगे कवि कहता मैं रहूंगा सामने तस्वीर में पर मुख, मुख माने मौन, यानी कि जब कोई आदमी मर जाता तो उसकी पिक्चर को हम दीवार पर टांग देते हैं। तो अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कह रहा है कि यदि मैं मर जाऊंगा तो तेरे को एकदम से बहुत पीड़ा होगी, और मैं तुम्हारे सामने तस्वीर बनके, मुख माने मौन धारण करके, तस्वीर बनकर पिक्चर की तरह सामने रहूंगा। संध्या नभ में पश्चिमांत समान लालिमा का वह करुणा आख्यान सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। तो यहाँ आगे कवि कहता है संध्या के समय, नभ माने आकाश में, पश्चिम में जो सूर्य अस्त होता है तो उसका क्या है? लालिमा माने लाल वर्ण हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। तो उस लाल वर्ण को देख करके कवि को अपनी पत्नी की हृदय याद आ जाती है। पश्चिम की लालिमा के अंत का करुणा में वर्णन सुनता हूँ या देखता हूँ, जो यानी कि सूर्यास्त होता है तो लालिमा का यानी अंत होता है, तो करुणा में व्याख्यान होता है, करुणा में वर्णन होता है, उसको सुनता हूँ तो या देखता हूँ। तो सुमुखी माने सुंदर मुख वाली प्रिया, सुंदर मुख वाली अपनी पत्नी तुम मुझे याद आती हो, तुम्हारा जो सिंदूर का तिलक लगा हुआ है तुम्हारे माथे पर, सिंदूर का तिलक लगा हुआ मस्तक मुझे बहुत याद आता है, यानी कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तो इसमें कवि ने अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रकट किया है, भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, और अपनी पत्नी की वियोग अवस्था में यह कविता लिखी है उन्होंने, और अपने जो सज्जन थे उनके परिवार के सगे संबंधियों को भी याद करता है। और इसमें भाषा सहज सरल खड़ी बोली है और तत्सम तद्भाव शब्दावली का प्रयोग किया है।